हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा सा चैप्टर है और इसे CSI या नेट या फिर गेट में एक क्वेश्चन आता है 2 या 4 नंबर का। छोटा सा चैप्टर है तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी होती है सरफेस के, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो भी फिनोमिना, केमिकल या फिज़िकल जो भी फिनोमिना होता है वही हम स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। अब हम देखते हैं जॉब्शन। सोर्प्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। सोर्प्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ अटैच हो रहा है। अब वो कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, हम एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया। लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या कोई भी लिक्विड, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर हम कुछ और सब्सटेंस डाल रहे हैं, कुछ भी सब्सटेंस डाल रहे हैं। अब अगर वो सब्सटेंस, अब ये हमारा बल्क होता है, बल्क, ये जो सारा पोर्शन होता है इसको हम बल्क बोलते हैं। और जो ये इसकी टॉप वाली लेयर होती है ये होती है हमारी सरफेस, ये हमारा होता है सरफेस। अब अगर जो भी हमने इसके अंदर ऐड किया, जो भी सब्सटेंस हमने इसके अंदर ऐड किया है, अगर उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बल्क ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर उस सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो सरफेस पर ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है? प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। यानी कोई भी सॉलिड लेते हैं या फिर हम लिक्विड लेते हैं तो उसके जो बल्क के अंदर जो उसकी जो भी हम सब्सटेंस डालते हैं तो जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। अब जो हमारी एडजॉर्प्शन टर्म है उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज हम ऐड करते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पर हाई रहती है। सरफेस, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस देन इन द बल्क। यानी कि बल्क से ज़्यादा कहाँ पर होती है? सरफेस पर। तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन हमारी कैसे प्रोसेस है? जब हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड में कोई और सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ ज़्यादा होगी? वो उसके सरफेस पर ज़्यादा होगी बल्क के कंपैरिजन में। अब इसमें हमारे पास 2 टर्म आती हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेट क्या होता है? एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस होता है जो एडजॉर्ब हुआ है सरफेस के ऊपर, यानी कि जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर जो भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट क्या है? एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर जो ये एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हुई है ना, ये प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। जो सब्सटेंस कंपोनेंट ऑन विच द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट जैसे होते हैं। तो एडजॉर्बेट क्या होता है? जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है। और एडजॉर्बेंट क्या होता है? जिसके ऊपर वो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है, जिसके ऊपर प्रोसेस हुई है एडजॉर्प्शन की। अब जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो 2 टाइप का होता है, फिज़िकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिज़िकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल्फ इंटरेक्शन होगी, वीक वंडरवॉल्फ फोर्सेज के थ्रू अट्रैक्शन होगी, तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल एडजॉर्प्शन। यानी कि इनके एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या होता है? बिल्कुल ही वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है। लेकिन जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है? उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल इंटरेक्शन होती है
बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वीक वन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से इंटरेक्शन होगी, यानी कि उनके बीच में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारे क्या होते हैं, वीक वन डर वाल्स इंटरेक्शन होती है बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, जबकि यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती हैं। अब जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पर, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है हमारा वो लो टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं वो एडजॉर्बेंट के सरफेस से उड़ने लग जाते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर हमारे क्या हो रही है, कंपाउंड फॉर्मेशन, जबकि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वहाँ पर कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा, वहाँ पर सिर्फ एक वीक इंटरेक्शन है बिटवीन एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। अब जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जैसे कि हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारे जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से अपना वो उड़ना शुरू कर देते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस से उड़ जाते हैं वो इजीली। लेकिन जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें क्या क्या होता है, उसमें पहले तो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि पहले उसको अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को एक्वायर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। लेकिन जैसे ही हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, हमारा कंपाउंड बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अब जो फिज़िकल एडजॉर्प्शन है उसमें जो हीट इवोल्व होती है वो लो होती है, क्योंकि इंटरेक्शन है वो वीक है, जिसकी वजह से जो हीट होगी इसको हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। हीट इवोल्व होगी, जो हीट रिलीज़ होगी उसको हम वो लो होती है, यानी कि 4 से 40 किलो जूल पर मोल के करीब। जो हीट इवोल्व, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हीट इवोल्व होगी वो हाई होगी, 40 से 400 किलो जूल पर मोल। अब जो हमारी फिज़िकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो गैस के या फिर जो भी हमारे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पर क्या होते हैं, सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो वापस से उड़ जाते हैं वहाँ से। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। जो हमारी फिज़िकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टीलेयर होती है, बट जो हमारी केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, वो मोनोलेयर होता है। अब मल्टीलेयर कैसे होता है, जो भी हमारा एडजॉर्बेंट का सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो एक लेयर बना लेते हैं, उसके बाद वो और भी लेयर बना सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो हमारी केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें सिर्फ मोनोलेयर बनती है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल इंटरेक्शन होती है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट सरफेस के बीच में, ठीक है। एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स और जो एडजॉर्बेंट का सरफेस है उनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से वो मोनोलेयर ही फॉर्म करते हैं। अब फिज़िकल एडजॉर्प्शन में कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, तो ये स्पेसिफिक नहीं है किसी भी एडजॉर्बेट, किसी भी गैस के लिए। ये एक ही रेट पर मोस्टली ऑलमोस्ट जो सारी गैस हैं वो एडजॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब उसको किसी सरफेस पर कोई गैस कंपाउंड बनाएगी
और किसी पर कोई कम रेट से बनाएगी, किसी पर ज़्यादा से बनाएगी, तो ये क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक होता है। अब जो हमारी एडजॉर्प्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस होने की वजह से जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होती है। जो गिव्स फ्री एनर्जी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होती है। और एडजॉर्प्शन है, इसमें हीट रिलीज़ होती है, तो इसकी वजह से जो डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव होगी। अब जो डेल्टा एस है एंट्रोपी है। अब एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उनकी रैंडमनेस डिक्रीज़ होती है। तो इसकी वजह से इसकी जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव हो गई। अब जो हमारा जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो हमारे डेल्टा एस है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई। जो हमारे डेल्टा एच है ये नेगेटिव होता है और डेल्टा जी भी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या करना होता है कि जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है वो टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडजॉर्प्शन। अब हम हमारा देखते हैं टेम्परेचर। जैसा कि हमने देखा, अब मेनली हम फिज़िकल एडजॉर्प्शन की ही बात करते हैं इसमें, हमारी सरफेस केमिस्ट्री में, यानी कि कंपाउंड फॉर्म नहीं होता यहाँ पर। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन हमारा टेम्परेचर के। प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारा एडजॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हमारा एडजॉर्प्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के नेचर से जो हमारी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कैसे इफेक्ट होगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा हमारे एडजॉर्बेंट के सरफेस का, ठीक है, तो उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे, तो इसकी वजह से जो लार्ज सरफेस एरिया होगा तो ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो वहाँ पर एडजॉर्प्शन भी ग्रेटर होगा। अब नेचर ऑफ गैस या फिर नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब जो गैस इजली लिक्विफेबल होती है ना, वो एक ग्रेटर एक्सटेंट से एडजॉर्ब होती है देन नॉन इजली लिक्विफेबल गैसेस, यानी कि जो गैसेस लिक्विफेबल होती हैं वो ज़्यादा एडजॉर्ब होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस विच नॉन इजली लिक्विफेबल गैसेस, यानी कि जो गैसेस लिक्विफेबल नहीं होती वो कम एडजॉर्ब होती हैं और जो ज़्यादा लिक्विफेबल होती हैं वो ज़्यादा एडजॉर्ब होती हैं। अब हम ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ में हम पहले ग्राफ देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म का मतलब होता है जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, थीटा वर्सेस पी का ग्राफ। हमारी थीटा क्या है, यहाँ पर हमारा थीटा है हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि जो हमारा कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, और पी है हमारा प्रेशर। अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे हमारा थीटा भी इंक्रीज़ करेगा, यानी कि हमारी जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब हमारे सारे के जो हमारा एडजॉर्बेंट का एरिया है उस पर सारे के सारे एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद कितना भी प्रेशर इंक्रीज़ कर लें हम, आगे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार, यानी कि आइसोबार का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है।
तो यहाँ पर थीटा वर्सेस टी का ग्राफ देखेंगे, यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा जो हमारा थीटा है वो डिक्रीज़ करेगा। अब देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर का ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा थीटा होता है यानी कि जो हमारी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि कोई भी एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कोई भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो रही। तो इसमें हम कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो इसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम कैसे वेरी करें कि हमारी वहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ना हो। अब हमने देखा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे हमारा जो थीटा है वो इंक्रीज़ करता है, यानी कि हमारी जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करेगी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इनको दोनों को साथ में इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमारी जो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो, जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट रहे, वो एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन होती है एलिमिनेशन ऑफ द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जो एब्जॉर्बेट हमारा एब्जॉर्ब हुआ है एब्जॉर्बेंट के ऊपर उसको रिलीज़ करना, उसको एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डिसॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी हमारी होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी भी एब्जॉर्बेंट को देंगे ताकि जो एब्जॉर्बेट है हमारा वो रिलीज़ हो जाए, वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाए, यानी कि जो हमारी डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होगी जिस भी एनर्जी पर, उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है हमारी, K इज इक्वल टू ए ई रेज़्ड पावर माइनस EA/RT, ये होगी हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। ये हमारा रेट कांस्टेंट है और ये हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका हम। ठीक है, 1/K इज इक्वल टू 1/A ई रेज़्ड पावर माइनस EA/RT। अब हमने 1/K को लिख दिया टाउ, 1/A को लिख दिया टाउ नोट, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस में था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो टाउ है वो क्या है, वो है हमारा लाइफ टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम या फिर रेजिडुअल टाइम। ठीक है, और जो हमारा टाउ नोट है ये होता है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और जो ये हमारी E है यहाँ पर, ये होगी हमारी डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो ये हमारा लाइफ टाइम है, ये किसका लाइफ टाइम है, ये है कि जो एब्जॉर्बेट का लाइफ टाइम है, जो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर रहा, कि वो कितने टाइम तक एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर रहा जो एब्जॉर्बेट है। अब अगर मान लो हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर लेंगे, जो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें टाइम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, टाउ 1 लिया हमने, टाउ नोट E रेज़्ड पावर EA डिवाइड बाई RT 1 और टाउ 2, यानी कि टेम्परेचर 2 पे हमारा रिलैक्सेशन या लाइफ टाइम। अब हमने क्या किया, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, टाउ नोट से टाउ नोट कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, E रेज़्ड पावर EA/RT 1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बेस सेम है तो इनकी पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये यहाँ क्या आ गया, EA/RT 2। अब हम ln लेंगे बोथ साइड, यानी कि नेचुरल लोगरिथम। यहाँ पर हमने ले लिया नेचुरल लोगरिथम, ln टाउ 1/टाउ 2 इज इक्वल टू EA/RT 1 माइनस EA/RT 2। जो ln E होता है हमारा, ln E होगा हमारा वो इक्वल टू 1 के होता है, तो यहाँ से हमारी क्या आ गया, ln टाउ 1/टाउ 2 इज इक्वल टू EA/R, ये हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या रहा, 1/T1 माइनस 1/T2। अब हम देखते हैं टाउ के यूनिट।
अब हमने कोई भी एक प्रोसेस लें जिसमें हमारा एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में A प्लस बी, यानी कि एक हमारा एडजॉर्बेट है जो किसी बी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी ये एडजॉर्ब हो गया, तो ये एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हुई। और जबकि जो डिजॉर्प्शन की, यानी कि ये दोनों अलग हो गए, तो ये डिजॉर्प्शन की प्रोसेस हुई। यहाँ पर हम फिज़िकल एडजॉर्प्शन ले रहे हैं कि कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन होगी। अब इसको हम अगर एलिमेंट्री रिएक्शन एज्यूम कर लें तो हमारा एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा 1 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर, और डिजॉर्प्शन क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये डिजॉर्प्शन की हमने एक्टिवेशन एनर्जी में हमें टाउ की यूनिट निकालनी है, तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, टाउ हमारा क्या है 1/k। अब के हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है हमारी पर सेकंड। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी सेकंड, यानी कि ये हमारी टाइम की यूनिट आ गई, ये हमारा क्या है लाइफ टाइम। तो यहाँ पर हमारी जो डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन देखी है हमने, क्या होती है टाउ इज इक्वल टू टाउ नोट ई रेज टू पावर ई अपॉन आर टी, यानी कि और जो हमारा टाउ क्या है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, और टाउ नोट इसमें हमारा क्या था वो था हमारा पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये जब दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए होते हैं तो हमारी ये वाली इक्वेशन होती है। अगर हमें रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ, कोई दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक रिलैक्सेशन टाइम दिए हुए हैं, तो हम दूसरा रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।